Assalamu alaikum dear students. Today we are learning about chapter number 13 जिसको हम 3 और 13 इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये क्लास मैट्रिक का है और इसमें सेम लेक्चर क्लास इंटर के लिए भी, और जिसमें इस टॉपिक चैप्टर नंबर 18 है ये इंटर क्लास के अंदर, और उसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, उसकी टाइप्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ, एटॉमिक मॉडल्स, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम और बहुत सारी बातें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही हैरान कुन चैप्टर है अगर इस पर गौर किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए। तो आइए हम इसका स्टार्ट लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच we study about the spectrums। जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, स्पेक्ट्रम के हवाले से डिस्कस करते हैं कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है और किस चीज़ के लिए स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीज़ें। स्पेक्ट्रम्स क्या है? सिंपली अगर स्पेक्ट्रम को डिफाइन करना हो तो हम कर सकते हैं कि बैंड ऑफ कलर्स is known as spectrum। बैंड ऑफ कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की अगर मतलब बैंड ऑफ कलर्स का बैंड, अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, घबराइएगा नहीं, साथ चलते जाइएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। स्पेक्ट्रम की टाइप्स होती हैं, ठीक है, वो दोनों टाइप्स आपने देखी होंगी। एक हमें कॉमन दिखती है, दूसरी हम इस तरह से देख नहीं सकते प्रैक्टिकल के बगैर। पहली जो स्टूडेंट्स होती है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। आइए लाइन स्पेक्ट्रम क्या होती है इसको समझते हैं। डिस्क्रीट बैंड ऑफ कलर्स इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम, डिस्क्रीट बैंड ऑफ कलर्स इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब ये कि फर्ज करें आपके पास एक स्क्रीन है, ठीक है, और इस स्क्रीन पे आपको किसी भी तरह से एक जार है जिसके अंदर गैस फिल की हुई है, इसको आप हीटअप कर रहे हैं करंट आई के साथ, और यहाँ पे एक प्रिज्म रखा हुआ है और यहाँ पे आपको वेवलेंथ मिल रही है VOR। कहने का मकसद ये है कि आपकी जो विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन में से आपको जो वेवलेंथ मिलनी चाहिए 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 8000 एंगस्ट्रॉन तक मिलनी चाहिए। लेकिन आपको सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जब हमने इस गैस को, फर्ज करो हमने यहाँ पर कौन सी गैस ली भाई, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ले ली, हाइड्रोजन, ठीक है, H2, और इसको हमने हीटअप किया करंट से। सामने रखा प्रिज्म, ये छोटा सा प्रिज्म बनाया मैंने, एक प्रिज्म रख दिया और यहाँ पे आपको वेवलेंथ मिली। इस स्क्रीन में जब देखा ना तो आपको वायलेट मिला, ऑरेंज मिला, रेड मिला, ज़रूरी नहीं है ये मिले, दूसरी वेवलेंथ भी मिल सकती हैं। अच्छा, जब ये मिलेगा कुछ स्पेक्ट्रम, ये स्क्रीन कुछ इस तरह की होगी आपकी, ये कलर मिला आपको, ये कलर मिला, ये कलर मिला, ये कलर मिला, इस तरह से। तो है तो ये बैंड ऑफ कलर, लेकिन ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, ये एक
डिस्क्रीट इन नेचर है, मतलब 4000 के बाद हमें कौन सा नंबर मिल रहा है भाई, 4500 मिल रहा है। 4500 के बाद कौन सा मिल रहा है, 4800 मिल रहा है, बाकी बीच के नंबर नहीं है। तो दिस इज डिस्क्रीट इन नेचर। तो इस तरह के बैंड ऑफ कलर को लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अभी क्यों मिलता है, सवाल तो ये, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। जो दूसरा होता है, सेकंड टाइप हमारे पास है, वो होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अच्छा, जो गैसेस होती हैं ना, उन गैसेस के अंदर ये लाइन स्पेक्ट्रम पाया जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि भाई आपको जो रेनबो कलर होता है, रेनबो ना, रेनबो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, मेरी सलाह भी कीजिएगा। रेनबो कलर जो रेनबो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर आपके पास स्क्रीन है ना, तो स्क्रीन के वेब गेयर आपको 4000 से लेकर 8000 तक तमाम वेवलेंथ्स मिलती हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सिस्टम सारा सेम है, मतलब तमाम वेवलेंथ मिल रही हैं अब, लेकिन उसमें तमाम वेवलेंथ नहीं मिलती हैं। आइए अब हम ये डिस्कस करते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, एंड दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। आइए तो अब हम देखते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम बनने की वजूहत क्या होती हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मज़े का टॉपिक है, इंशाल्लाह फीलिंग्स के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अपना ध्यान यहीं रखना है। एक्सप्लेनेशन, कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता कैसे। देखें, आपने क्या किया, एक जार लिया और उस जार के अंदर गैस को फिल किया। ठीक है, किसको फिल किया, गैस को फिल किया। इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। कौन सी गैस ली, हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। ठीक है, ओके। आपने क्या किया, फिर इसको हीटअप किया। हीटअप किससे किया भाई, इलेक्ट्रिक करंट से। गैस को हीटअप किया जा सकता है इलेक्ट्रिक करंट से भी। ठीक है, अच्छा जी, मज़ीद आगे ये आपने क्या किया, यहाँ एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म लेकर कुछ रख दिया, ये प्रिज्म रख दिया, और सामने एक स्क्रीन ले ली। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको हीटअप करेंगे ना इलेक्ट्रिक करंट से, तो उसमें मौजूद जो एटम्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट पर आ जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट पर आ जाएंगे। इस एक्साइटेड स्टेट में मतलब ये कि उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, आगे जाके हम ये डिस्कस करेंगे एक्साइटेड स्टेट पे कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर किस तरह जाते हैं, सोन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे भाई। अब इसमें से निकलेगी रोशनी। ठीक है, रोशनी निकली, प्रिज्म में से इस स्क्रीन पर आई, हमने देखा कि हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। मतलब ये गैसेस को जब इलेक्ट्रिक करंट से हीटअप किया जाता है तो उससे मिलने वाला स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। रीजन कौन सा है, विजिबल है। वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ए पावर जो ओ है, इसको बोलते हैं हम एंगस्ट्रॉन, ए नॉट भी कहा जाता है। सवाल आता है ऐसा क्यों हुआ। देखें, इसमें बड़ा ही शानदार इसका जवाब है। रदरफोर्ड ने हमें एक बात बताई। रदरफोर्ड ने भाई कहा, रदरफोर्ड ने क्या कह दिया, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे और उनसे ये लाइन स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब नहीं हो सका, ये उनकी नाअहली नहीं की कही जा सकती, होता इंसान है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड इस तरह से आप ऑर्बिट्स बना लेते हैं, तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं
ये कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, एनीवेयर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑर्बिट पर हो, इधर हो, इधर हो। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा ना, तो वो कंटिन्यूस नेचर में करेगा, डिस्क्रीट नेचर में नहीं करेगा। क्योंकि रदरफोर्ड भाई ने हमें ये कहा कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, ऑर्बिट्स कहें या आप उनको एनर्जी लेवल्स कहें, शेल्स कहें, ऑर्बिटल्स कहें, जो भी कहें, ऑर्बिट्स या शेल्स जो भी होते हैं वो कंटिन्यूस इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं वो? कंटिन्यूस इन नेचर होते हैं, वो डिस्क्रीट इन नेचर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन पर पाबंदी नहीं होती है कि उसने ये वाले ऑर्बिट में रहना है या सेकंड ऑर्बिट में चला जाए, थर्ड ऑर्बिट। जब जब मतलब उसके बाप का घर है, जहाँ इलेक्ट्रॉन जहाँ जाए उसके बाप का घर है, कहीं भी जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती है। अगर पाबंदी आयद नहीं होती है तो हमें यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है? सिंपल सी बात है, अगर ये शेल्स, ये ऑर्बिटल्स कंटिन्यूस फॉर्म में है तो यहाँ हमें मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों था? एक और भाई आ गए मैदान के अंदर और उनका नाम था नील्स बोर। उन्होंने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया। नील्स बोर एटॉमिक मॉडल भी हमारे पास होता है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नील बोर ने क्या कहा भाई? नील बोर ने कहा कि आपके पास जो एटम होता है, आइए अब एटम बनाते हैं। ये तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये उसका फर्स्ट शेल, ये उसका सेकंड, ये उसका थर्ड, ये उसका फोर्थ, सॉरी माजरत, ये उसका फोर्थ शेल हो गया। हम फिजिक्स वालों से ड्राइंग अच्छी नहीं बनती है, इस बात का अंदाजा तो आप लोग को हो गया होगा। सबसे पहली बात, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये हम देख सकते हैं 2n² से। n आपके पास क्या होता है? n आपके पास है नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। क्या मतलब इस बात का? फर्ज करें कि मुझे जानना है कि भाई n = 4 में कितने आते हैं, तो 2n की जगह आपने रखा 4, इसको आप 4 4 16, 16 2 32, मतलब फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नील बोर ने बताया क्या कहा? नील बोर ने हमें ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है और इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में है, तो हर ऑर्बिट के पास एक मखसूस एनर्जी होती है। क्या होती है? एक मखसूस एनर्जी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन के अंदर उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितनी इस शेल या एनर्जी लेवल के पास होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आना चाहता है तो इस वक्त भी इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितनी इस शेल को रिक्वायर्ड होती है। इलेक्ट्रॉन के पास एक मखसूस एनर्जी होगी तो ही ये एक शेल से दूसरे शेल में जा सकता है। नील बोर ने हमें कहा। इसको अगर हम एज अ स्टेटमेंट लें तो नील बोर ने हमें कहा कि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी या एनर्जी लेवल्स फॉर एन एटम इज क्वांटाइज्ड, मतलब फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है, फिक्स होती है। मैथमेटिकली इसने किस तरह से हमें बताया? भाई मैथमेटिकली सर इसका प्रूव दें, तो मैथमेटिकली इसने एक इक्वेशन हमें बताई और वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी En मीन्स एनर्जी ऑफ nth लेवल -13.6 इंटू z² डिवाइडेड बाय n²। ये फॉर्मूला था। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे z क्या था? यहाँ z है एटॉमिक नंबर और n आपके पास क्या है? शेल नंबर। आइए आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? फॉर्मूला हमारे पास ये था कि En =
13, अच्छा माइनस क्या है, माइनस कहाँ से आया सर, मैं बताता हूँ अभी। -13.6 इंटू दैट स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। जेड आपके पास एटॉमिक नंबर, एन आपके पास क्या था, एन आपके पास नंबर ऑफ शेल्स थे। ये न्यूक्लियस, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल एंड सो ऑन, इस तरह से शेल्स चलते जाते हैं, 4th 5th 6th। ठीक है, अब फर्स्ट शेल के पास एनर्जी कितनी होगी, आइए हम वो मालूम करते हैं। फर्स्ट शेल के पास होती है ई एन इज इक्वल टू 1, सो -13.6 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर, कौन सा शेल है, 1 का स्क्वायर, कैंसिल, तो हमारे पास आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी हम मेयर करेंगे। अगर E2 पे हमने मालूम करनी है तो E2 पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 पे मालूम करनी है तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 पे मालूम करनी है तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम एनर्जी मेयर कर सकते हैं ये फार्मूला यूज करके। एन चेंज करते जाओ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब आपके समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, अब इस सवाल की तरफ हम आ रहे हैं। किस सवाल की तरफ आ रहे हैं भाई, इस सवाल की तरफ आ रहे हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, हीटअप किया, किसके जरिए, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए। ये आपके पास होता है लो एनर्जी लेवल, ये हाई एनर्जी लेवल, फिर ये ऊपर जाता जाएगा और एनर्जीज लेवल बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आया, मतलब फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आया। जब इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पर आया तो यहां तो एनर्जी कितनी थी, -13.6, यहां कितनी है 3.4। तो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से कितनी एनर्जी लूज करेगा कि यहां पर आए, आइए देख लेते हैं। देखो सिंपल है, En1 माइनस En2। En1 हमारे पास क्या है 13.6, En2 क्या है 3.4, तो क्या बचा हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का। ठीक है, अच्छा अब ये क्या आपके पास ये एनर्जी आ रही है, किसकी एनर्जी जानते हैं, सब्र करो जरा। इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाता है तो अपने अंदर से क्या निकालता है, अपने अंदर से निकालता है फोटोन भाई। मतलब एनर्जी तो अपने अंदर से क्या करता है, लूज करता है, किस फॉर्म में करता है, फोटोन की फॉर्म में करता है। अच्छा ये जो एनर्जी है ना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इस फोटोन की एनर्जी है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, ईपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ईपी लिखते हैं। ईपी का मतलब एनर्जी और फोटोन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में आना है तो अपने अंदर से कितनी एनर्जी लूज करनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 3.4 बचेगी। सो 3.4 बचने के बाद ही इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। यही तो नील बोर्ड ने हमें बताया। अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में आया तो कौन सी एनर्जी वाला फोटोन निकला, 10.2। आइए देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में आता है, En3 फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में आएगा तो कितनी एनर्जी इसमें से इमिट आउट होगी डियर स्टूडेंट्स। सिंपल है, क्या सिंपल है, 13.6, ठीक है, माइनस का दिन -1.51, 13.6 में से 1.51 जाएंगे तो कितने बचेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 12.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये किसकी एनर्जी है, ये एनर्जी है फोटोन की। सर ये कौन सा फोटोन है भाई, इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में आएगा तो इसमें से भी क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा। तो फोटोन जिस एनर्जी के साथ निकलेगा वो एनर्जी ये होगी। अब देखो फर्स्ट से सेकंड में आया तो ये, फर्स्ट से थर्ड में आया तो ये। अब हर ट्रांजिशन पर अलग अलग, अब एनर्जी डिफरेंट है तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी, ऐसा ही है ना, एनर्जी डिफरेंट है तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी।
अब वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करें, हमें कैसे मालूम होगा कि वेवलेंथ डिफरेंट होगी, उसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, अभी जाके घबराइए नहीं। अब देखो एनर्जी डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट है, यही वजह है कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है गैसेस के अंदर से वो लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है, क्योंकि हर शेल के ऊपर एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। नील वोर्डा में ये कहा एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और यही तो वजह है कि हमें लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कंटिन्यूस नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर एनर्जी सेम होती तो हमें कंटिन्यूस मिलता, यहाँ एनर्जी सेम होती तो कंटिन्यूस मिलता। लेकिन लाइन और डिस्क्रीट क्यों मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है हर शेल के ऊपर। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोटोन निकलेगा, एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ, फर्स्ट से सिक्स एंड सो ऑन की कहानी चलती रहती है। और यही तो वजह है कि हमें क्या मिलता है, लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो हमें एक और फॉर्मूला मिला, एक फॉर्मूला तो हमें कौन सा मिला, एक फॉर्मूला तो हमें ये मिला इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मतलब ये कि हम इससे किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं। इस पूरे लेक्चर का जो कंक्लूजन है वो ये है हमारे पास कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो बराबर होता है En1 माइनस En2 के, En1 माइनस En2 के। ठीक है, वैसे तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, आइए इसको आगे लेके चलते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई एनर्जी तो निकाली, अब वेवलेंथ कैसे निकालें, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला भी बताएं जरा। सो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो इक्वल होता है hc बाय लैम्डा के। h यहाँ पे है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c is the speed of light which is equal to 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। एंड लैम्बडा, ये लैम्बडा होता है और ये हमारे पास डिनोट करता है वेवलेंथ को। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी hc बाय लैम्डा इक्वल टू En1 माइनस En2। ठीक है, सिंपल है। आगे मजीद इसको हम ड्राइव करते हैं। En1 मतलब अगर En1 हमने निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो En1 किसके इक्वल होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर ओवर n1 स्क्वायर। इसी तरह से En2 किसके इक्वल होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n2 का स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर दो, ये यहाँ पुट कर दो, ये उठा के यहाँ ले आओ। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। hc बाय लैम्डा, ठीक है, ये सेम आ गया। सो -13.6, जाग रहे हो ना, चाय चाय पीते रहना, वीडियो देखते रहना, समझ में आ जाएगा। जेड स्क्वायर डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का ये वाला ब्रैकेट माइनस ये वाला 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। कॉमन ले लो, 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो -13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचा, hc बाय लैम्डा। hc मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो रहा है, सो 1 बाय लैम्डा -13.6 ओवर hc इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। वाओ, आगे चलते हैं।
क्या बना था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा माइनस, जब आपको ड्रामा देखते हैं तो काफ़ी पीछे से स्टार्ट होता है, तो इसी तरह से ये एपिसोड मैंने स्टार्ट किए 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और एच सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ लाके हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखें आपके पास है ना, इस टर्म के अंदर कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, और वो जो कुछ चीज़ें हैं वो है 13.6 ओवर एच सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एच की वैल्यू सी की वैल्यू कांस्टेंट, 13.6 कांस्टेंट। सो दिस कांस्टेंट will be equal to R, and this R is known as Rydberg's constant। इससे कहा जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो आपका फॉर्मूला बना 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका किसका बन गया? वेवलेंथ का। कौन सी का भाई? किस चीज़ की वेवलेंथ है? वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान निकाल रहा है। ठीक है। अच्छा, आर की वैल्यू हमारे पास होती है 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। तो यहाँ वैल्यू रखें n1 n2 रखें, z मीन्स एटॉमिक नंबर, तो चेंज होता है, तो इसलिए हमने इसको कांस्टेंट नहीं लिया। अगर आप कार्बन, नियोन और ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं तो वो एटॉमिक नंबर चेंज होगा। इसका एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट क्या है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्टकट क्या है। सो हमने आज क्या किया, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है भाई? इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज होती है। एनर्जी क्वांटाइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के दौरान निकलने वाले फोटोन की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, और यही वजह है कि हमें लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है। और ये चीज़ हमने प्रूव की किसकी मदद से? नील बोर्स एटॉमिक मॉडल की मदद से। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।